अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। तो हम चैप्टर पढ़ रहे थे प्रोडक्ट सिलेक्शन मॉडल्स, चैप्टर नंबर 2। उसमें हमने टाइप्स ऑफ मॉडल्स पढ़े थे। नॉन न्यूमेरिक एंड न्यूमेरिक 2 कैटेगरीज थी। नॉन न्यूमेरिक हमने क्लास में कर लिए थे। अब हमने स्टार्ट करना है न्यूमेरिक मॉडल से। न्यूमेरिक मॉडल्स भी हमने पढ़ लिए थे। हमने कहा था उसमें 2 कैटेगरीज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स हैं एंड स्केल मॉडल्स हैं। हमने प्रॉफिटेबिलिटी मॉडल्स पढ़ना स्टार्ट किए थे, तो उसमें हमने पे बैक पीरियड पढ़ लिया था। पे बैक पीरियड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इससे रिलेटेड आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स भी कर लिए हुए। डिस्काउंटेड कैश फ्लो या एनपीवी मेथड, ये भी हम लोगों ने कर लिया था, और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों ने कर लिए हैं। आई होप कि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट हमने जो टॉपिक करना है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आई थिंक वो हमने डिस्कस किया हुआ है पहले भी। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ द रेट ऑफ रिटर्न एट विच द एनपीवी बिकम्स ज़ीरो। ये बात हम ऑलरेडी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ चुके हैं। बात सिर्फ आ गई थी उसके फार्मूला पे, कि फार्मूला याद नहीं आ रहा था आप लोगों को कि हमने ये कैसे कैलकुलेट किया था। तो ज़रा सा रिवाइज़ मैं आपको जहन में करवा देती हूँ कि हमने कहा था कि एनपीवी या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न वो इंटरेस्ट रेट है, या वो रेट है, वो हर्डल रेट है, या वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है जिस पे एनपीवी ज़ीरो हो जाए। अब हम वो इंटरेस्ट रेट या वो हर्डल रेट या वो कैपिटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो कैसे कैलकुलेट करते थे, तो वो हिट एंड ट्रायल मेथड था। फॉर एग्जांपल, हम पहले किसी एक अगर हम प्रोजेक्ट दिया होता था जिसमें हमें इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज दिए होते थे, और लेकिन इंटरेस्ट रेट नहीं दिए गिवन होता था, तो हम क्या करते थे, हम पहले खुद से भी अज्यूम कर लेते थे। सपोज 15% इंटरेस्ट रेट पे हम एनपीवी कैलकुलेट करते थे। अगर एनपीवी पॉजिटिव आ जाती थी तो फिर हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते थे, हम 20% पे ले जाते थे। और अगर 20% पे भी पॉजिटिव एनपीवी आ जाती थी तो हम उसको फर्दर 25% पे एनपीवी कैलकुलेट करते थे, अनटिल कि हमारे पास एनपीवी की एक नेगेटिव वैल्यू ना आ जाए। तो सपोज़ एनपीवी 25% पे नेगेटिव आ गई है और 20% पे पॉजिटिव है, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ एंड 2 इंटरेस्ट रेट्स हैं। 20% पे पॉजिटिव एनपीवी की वैल्यू है, 25% पे नेगेटिव एनपीवी की वैल्यू है। तो यहाँ तक हमें क्लियर था, और इसकी प्रैक्टिस भी आप लोगों ने की हुई है। वो फार्मूला याद नहीं आ रहा था, या मैंने वो आप लोगों को फार्मूला याद करवाना था। तो ये फार्मूला है। मैं इसको ओपन कर देती हूँ, अगर आप लोगों को शो हो जाता है विथ। वन सेकेंड, ये ओपन नहीं हो रहा। So this is the formula which we use for IRR calculations. फार्मूला ये था कि दिस इज़ आर ए मीन्स लोअर डिस्काउंट रेट चूजन। फॉर एग्जांपल, जो मैं एग्जांपल बता रही थी कि हमने 20% पे इंटरेस्ट एनपीवी कैलकुलेट की और 25% पे की, तो आर ए मीन्स 20% या लोअर डिस्काउंट रेट चूजन। आर बी, या ये जो आर बी है, दिस इज़ हायर इंटरेस्ट रेट चूजन, जो कि हमारी एग्जांपल में 25% है। देन कम्स एन ए इज़ द एन पी वी एट आर ए लोअर इंटरेस्ट रेट या 20% पे जो हमने एन पी वी कैलकुलेट की थी, ये वो वैल्यू है। और एन बी या एन पी वी बी इज़ एन पी वी एट आर बी। तो ये फार्मूला आप लोगों के पास पहले से भी है, और हम इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कर चुके हुए हैं, इसलिए मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे नहीं जा रही। वो मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगी कि आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लें। ये IRR मेथड हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में कर चुके हुए हैं। तो न्यूमेरिकल मॉडल्स में पे बैक पीरियड था, हमने कर लिया। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड या एनपीवी मेथड था, वो हमने क्लास में प्रैक्टिस कर ली थी। नेक्स्ट इज़ IRR या इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। तो IRR वो इंटरेस्ट रेट है जिस पे एनपीवी जो है वो ज़ीरो हो जाता है, और उसको ज़ीरो करने के लिए ये वाला फार्मूला हमने ऑलरेडी यूज़ किया है, लेकिन इसकी एग्जांपल भी मैं को ढूंढ के आप लोगों को सेंड कर दूंगी, आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट मॉडल है जो हम यूज़ करेंगे वो है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का।
अब प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स क्या होता है? प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ये है कि इसको हम बेनिफिट कॉस्ट रेशो मॉडल भी कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि जो नेट प्रेजेंट वैल्यू, हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू मॉडल में जो नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की थी, उस वैल्यू को हम डिवाइड कर देते हैं बाय इनिशियल कैश इन्वेस्टमेंट। जितनी हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुई होती है किसी भी प्रोजेक्ट पे, उससे डिवाइड कर देते हैं, तो वहाँ से हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकल आता है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का जो फॉर्मूला निकलता है वो निकलता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स इज इक्वल टू NPV डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब ये दोनों चीज़ें हमें हर क्वेश्चन में गिवन होती हैं। NPV भी हम कैलकुलेट कर देते हैं और इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास मौजूद होती है, वहाँ से हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है ये ग्रेटर देन 1 आ जाए तो हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स जो है वो लेस देन 1 हो तो हम उस प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं करते या वो रिजेक्टेड होता है। तो बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है इसका। NPV आप लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट की हुई है, डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, और अगर इसका आंसर ग्रेटर देन 1 हो तो दैट मीन्स द प्रोजेक्ट इज सिलेक्टेड, और अगर लेस देन 1 हो तो दैट मीन्स प्रोजेक्ट इज़ रिजेक्टेड। तो ये मेन 4 न्यूमेरिकल मॉडल्स थे जो हम लोगों ने यूज़ किए हैं इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ न्यूमेरिकल मॉडल्स। तो आपके ख्याल में इन दोनों न्यूमेरिकल मॉडल्स को यूज़ करने के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कौन कौन से हैं, ज़रा सोचें और बताएं। सबसे पहले हम लिखेंगे एडवांटेजेस। तो आपके ख्याल में कौन कौन से एडवांटेजेस हैं न्यूमेरिकल मॉडल यूज़ करने के? सोचें। मेरे ख्याल में सबसे पहला एडवांटेज और सबसे ज़रूरी एडवांटेज तो ये है कि हमारे पास कैलकुलेटेड कैलकुलेटेड बजाय आप कह लें कि ऑब्जेक्टिव फैक्ट्स एंड फिगर्स होती हैं टू मेक डिसीजंस। लाइक न्यूमेरिकल्स या वैल्यूज़ को देख के हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट रिजेक्टेड है या सिलेक्टेड है। जैसे मैंने ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की बात की कि अगर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई है तो डिसीजन इज सिंपल, आपने सिर्फ यस कहना है, और अगर लेस देन 1 आ गई है तो दैट मीन्स प्रोजेक्ट इज़ रिजेक्टेड। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि आप सिर्फ रिज़ल्ट को देख के ईज़िली डिसीजन ले सकते हैं। दीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्टिव डिसीजंस, जहां आपने येस और नो करना होता है या डिसीजंस लेने इजी होते हैं, एज़ कम्पेयर टू सब्जेक्टिव डिसीजंस। सब्जेक्टिव डिसीजंस वो होते हैं जिसमें येस और नो इतना ऑब्वियस नहीं होता, उसमें बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स मेंशन्ड होते हैं और हर एक को इवेलुएट करना होता है। वो मोस्टली नॉन न्यूमेरिक के केस में आता है। न्यूमेरिक मॉडल्स जो हैं वो ऑब्जेक्टिव इन नेचर होते हैं, जहां आपके लिए डिसीजंस लेना आसान होता है या आप यस और नो की फॉर्म में डिसीजन ले सकते हैं। नेक्स्ट इसका एडवांटेज जो है वो ये है कि दीज मॉडल्स आर सिंपल टू यूज़ हैं। आप सिर्फ फॉर्मूला लगाएं और आपके पास आंसर आ जाएगा। फेमिलियर टू बिजनेस पीपल, जिसने भी जो भी बिज़नेस में बंदा है उसको आपकी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में या बिज़नेस में जो भी आपका मैनेजर होगा या कोई भी अदर पर्सन, everyone in the business is familiar with these terms कि NPV क्या होता है, पेबैक पीरियड क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो आपको एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा कि अगर इस NPV पॉजिटिव आ गई है तो इसका क्या मतलब है या आप इस प्रोजेक्ट को क्यों सिलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हर बंदा आपके बिजनेस फील्ड में फेमिलियर है विद दीज कॉन्सेप्ट्स, तो आपको एक्सप्लेन करना ईजी होता है। Another advantage is that the accounting data is readily available. आप अपने अकाउंटिंग के डिपार्टमेंट से ये डाटा कलेक्ट इजीली कर सकते हैं। फोरकास्ट है बेसिकली ये, आप फोरकास्ट इजीली उनसे लगवा सकते हैं। तो अकाउंटिंग डाटा इज़ ईजीली अवेलेबल। दीज आर ओनली एस्टिमेट्स जो आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। तो ये तो कुछ एडवांटेजेस थे। फिर इसमें
एक और एडवांटेज जो है, हम डिस्काउंटेड मेथड्स अगर यूज़ करते हैं तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर कर रहे हैं, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि क्योंकि जैसे जैसे विद द पैसेज ऑफ टाइम पैसे की वैल्यू में कमी होती जाती है, तो ये एनपीवी मेथड और आईआर मेथड्स जो हैं ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी कंसीडर करते हैं। ये कुछ उसके मेजर एडवांटेजेस थे। अब आ जाते हैं डिसएडवांटेजेस की तरफ। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला और सबसे ज़रूरी डिसएडवांटेज सपोज पे बैक पीरियड था। तो पे बैक पीरियड का डिसएडवांटेज ये है कि सपोज 3 इयर्स में हमें हमारी अमाउंट रिटर्न हो गई है, तो 3 इयर्स के बाद के जो कैश फ्लोज हैं वो इग्नोर हो जाते हैं। हो सकता है कि हमें जो 3 इयर्स में हमारा पे बैक पीरियड 3 इयर्स था, लेकिन उसके बाद जो हमें रिटर्न मिल रहा है वो बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन पे बैक पीरियड में हम 3 इयर्स देख के उसके बाद पीछे वाली वैल्यूज़ को टोटली इग्नोर कर देते हैं, जो कि एक मेजर डिसएडवांटेज है। हो सकता है हम कहें कि 3 इयर्स तक हम वेट नहीं कर सकते, इसका पेबैक पीरियड बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हमने इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करना, इस अगर आप सिर्फ पेबैक पीरियड बेस पर डिसीजन ले रहे हों तो। जबकि अगर देखा जाए तो वो प्रोजेक्ट बहुत यूज़फुल है, 3 इयर्स के बाद उसके रिटर्न्स ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। तो पे बैक पीरियड का डिसएडवांटेज ये है कि इट इग्नोर्स द कैश फ्लोज आफ्टर पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड के बाद जितने भी कैश फ्लोज आ जाते हैं या आ रहे होते हैं, हम उनको बिल्कुल भी कोई वैल्यू नहीं देते या उनको इग्नोर कर देते हैं। तो ये उसका एक मेजर डिसएडवांटेज है। सेकंड डिसएडवांटेज ये है कि हम हर जितने भी कैश फ्लोज हमारे पास आते हैं, हम सारे कैश फ्लोज को डिस्काउंट कर लेते हैं। डिस्काउंट कर लेते हैं मीन्स आज उसकी क्या वैल्यू है वो कैलकुलेट करते हैं। दैट मीन्स हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देख रहे हैं, इन द लॉन्ग रन हमें वो क्या बेनिफिट्स देंगे हम उनको इग्नोर कर रहे हैं। शॉर्ट रन बेनिफिट मीन्स अगर वो जो सपोज 10 साल बाद हमें इनकम बहुत ज़्यादा मिल रही है, लेकिन हम उस 10 साल को 0 ईयर पे लाते हैं, उसको डिस्काउंट करते हैं या उसकी प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो वो कम बनती है। तो उस कम वैल्यू को देखते हुए हम डिसाइड कर लेते हैं कि ये प्रोजेक्ट हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, जबकि वो 10 साल बाद हमारे लिए बहुत यूज़फुल था। तो हम दैट मीन्स हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देख रहे हैं, हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स इग्नोर कर रहे हैं। एक और डिसएडवांटेज ये है कि दीज न्यूमेरिक मॉडल्स इग्नोर ऑल नॉन न्यूमेरिक या नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स एंड कॉस्ट, इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे मॉडल्स में जो न्यूमेरिक फिगर्स नहीं हैं, जैसे सपोज हम कॉस्ट की बात करते हैं या इनिशियल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, तो दो प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें एक में इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है जबकि दूसरे में इनिशियल इन्वेस्टमेंट कम है। हमने एनपीवी दोनों की कैलकुलेट की, तो एक की एनपीवी नेगेटिव आ गई जबकि दूसरे की एनपीवी पॉजिटिव आ गई है, लेकिन जिसकी एनपीवी नेगेटिव आई है वो प्रोजेक्ट ज़्यादा फिजिबल है, हमें लगता है कि ये फ्यूचर में ज़्यादा बेनिफिट देगा या इसकी मार्केट में डिमांड ज़्यादा है। अभी शायद हम एस्टिमेट सही नहीं लगा पाए या हमने कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स लगाए हैं या सिर्फ मॉनिटरी टर्म्स में देखा है। इन अदर नॉन मॉनिटरी टर्म्स हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, तो उन नॉन मॉनिटरी टर्म्स को ये न्यूमेरिक मॉडल्स जो हैं ये इंक्लूड नहीं करते, तो ये उसका एक और मेजर डिसएडवांटेज है। एक और डिसएडवांटेज ये है कि दीज मॉडल्स आर टू मच डिपेंडेंट ऑन इनपुट डाटा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि हमें तो टू मच डिपेंडेंट ऑन इनपुट डाटा। हमने अपने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से कहा कि हमें सेल्स का एस्टीमेट लगा के दो या हमें कैश इनफ्लो का एस्टीमेट लगा के दो और कैश आउटफ्लो का एस्टीमेट लगा के दो। अगर हमारे अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने वो कैलकुलेशंस ठीक नहीं की
और हमने उन्हीं वैल्यूज़ को लेके उसमें फार्मूलाज लगा के एनपीवी कैलकुलेट कर ली है और हमारी एनपीवी पॉजिटिव आ गई है और हमने वो प्रोजेक्ट शुरू कर लिया है, जबकि एक्चुअल में उन्होंने एस्टीमेट गलत लगाया हुआ था, तो हमारा डिसीजन अल्टीमेटली गलत होगा। तो ये दिस इज़ टू मच डिपेंडेंट ऑन इनपुट डाटा। अगर कैश आउटफ्लोज या इनफ्लोज अच्छे एस्टीमेट नहीं हुए तो आप जो जितने मर्ज़ी अच्छे मॉडल्स लगा लें, आपका प्रोजेक्ट का रिज़ल्ट, इस प्रोजेक्ट सिलेक्शन का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इस न्यूमेरिक मॉडल्स का एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये इनपुट डाटा पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसके अलावा इसके और भी कुछ मेजर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको बुक में मिल जाएंगे। हम आते हैं नेक्स्ट मॉडल्स की तरफ, जो कि हैं स्कोरिंग मॉडल्स। तो स्कोरिंग मॉडल्स में फर्दर हमारे पास 3 टाइप्स के मॉडल्स हैं। अनवेटेड 0 to 1 फैक्टर मॉडल, अनवेटेड फैक्टर मॉडल एंड देन वेटेड फैक्टर मॉडल। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, हम वन बाय वन इनको देखते हैं। जो सबसे पहला मॉडल है अनवेटेड 0 to 1 फैक्टर मॉडल। ये मॉडल क्या करता है या ये कैसे काम करता है? तो ये काम ऐसे करता है कि हम इसमें जो भी सपोज़ हम कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं तो हम उससे रिलेटेड जितने भी रेलिवेंट फैक्टर्स हैं उनको लिस्ट डाउन करते हैं। क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो जो रेलिवेंट फैक्टर्स हैं उनको लिस्ट डाउन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ फैक्टर्स लिस्ट डाउन कर देती हूँ, फिर हम उनको देखेंगे। सो मैंने यहाँ कुछ फैक्टर्स जो हैं वो लिस्ट डाउन कर लिए हैं। ये एक इमेजिनरी प्रोजेक्ट है जिसमें ये कुछ फैक्टर्स लिस्ट डाउन किए हैं जो इस प्रोजेक्ट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम ये प्रोजेक्ट ले लेते हैं तो इसमें नो इंक्रीज़ इन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, कंपनी को अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पोटेंशियल मार्केट साइज़ एक फैक्टर है जो कि इस प्रोजेक्ट की वजह से चेंज हो सकता है। मार्केट शेयर है, हमें कोई न्यू फैसिलिटी रिक्वायर्ड नहीं होगी अगर हम ये प्रोजेक्ट सेलेक्ट करते हैं तो नो न्यू टेक्निकल एक्सपर्टीज़ रिक्वायर्ड, नो डिक्रीज़ इन क्वालिटी ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। हमने देखना ये है कि हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये वाले फैक्टर्स क्वालिफाई करते हैं या नहीं करते। फॉर एग्जांपल नो इंक्रीज़ इन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, तो ये वाकई नो इंक्रीज़ है। इफ़ इट इज़ ट्रू, हमें इसमें वाकई कोई न्यू एनर्जी रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए तो ये क्वालिफाई करेगा। और अगर दिस इज़ नॉट ट्रू तो हम कहेंगे इट डज़ नॉट क्वालिफाई। तो ये 2 कॉलम हैं। हम इन फैक्टर्स के अगेंस्ट अगर वो क्वालिफाई कर जाता है वो फैक्टर हमारे प्रोजेक्ट के लिए, तो हम क्वालिफाई के कॉलम में टिक कर देते हैं या क्रॉस कर लेते हैं, जो भी आप कह लें। और अगर क्वालिफाई नहीं करता तो हम डज़ नॉट क्वालिफाई के कॉलम में टिक कर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं ये कह रही हूँ कि एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, नो न्यू एनर्जी रिक्वायरमेंट्स नीडेड, तो इस लिहाज से हमारा प्रोजेक्ट सिलेक्ट हो जाना चाहिए। ये हमारे क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता है या ये क्वालिफाई करता है, ठीक है। अगर पोटेंशियल मार्केट साइज़ इस प्रोजेक्ट की वजह से हमारे इस पोटेंशियल मार्केट साइज़ पे इम्पैक्ट आएगा और पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा तो दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट क्वालिफाई करता है। अगर मार्केट शेयर जो है इसकी वजह से चेंज नहीं होगा या सपोज डिक्रीज़ हो जाएगा तो हम ये कहेंगे कि हमारा ये प्रोजेक्ट क्वालिफाई नहीं करता रिलेटेड टू दिस फैक्टर। फिर नो न्यू फैसिलिटी रिक्वायर्ड, अगर वाकई कोई न्यू फैसिलिटी रिक्वायर्ड नहीं है तो दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट क्वालिफाई करता है। 1 सेकेंड। तो इस तरह हम सारे फैक्टर्स के अगेंस्ट ये टिक मार्क कर लेंगे कि क्वालिफाई करता है या नहीं करता, और उसके बाद मैं कर लेती हूँ और फिर हम इनको काउंट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ फैक्टर्स क्वालिफाई करते हैं, कुछ नहीं करते, तो मैं रेंडमली टिक या क्रॉस करती जा रही हूँ। टिक चूँकि इसमें लगाना मुश्किल है तो इसलिए मैं क्रॉस ही लगा रही हूँ। तो एनी हाउ मैं आपको ये बुक से भी दिखा सकती हूँ। जब ये आप सारों को टिक या क्रॉस कर लेते हैं कि ये फैक्टर हमारे प्रोजेक्ट के लिहाज से क्वालिफाइड है या नहीं है, तो फिर हम इन सब को काउंट कर लेते हैं। अगर क्वालिफाइड वाले टिक ज़्यादा हों तो दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट फिजिबल है, और अगर डज़ नॉट क्वालिफाई वाले टिक मार्क्स ज़्यादा हों तो दैट मीन्स कि ये प्रोजेक्ट फिजिबल नहीं है।
आप लोग ये बुक में आप लोगों के ये बना हुआ है सिर्फ किसी एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड, ये एक टेम्पलेट है। यहाँ हम प्रोजेक्ट का नाम लिखते हैं, रेटर जो इस फॉर्म को फिल कर रहा है उसका नाम लिखते हैं, डेट लिखते हैं, और उसके बाद हम ये क्राइटेरिया या फॉर्म फिल करके सबमिट करा देते हैं। इस प्रोजेक्ट में आप देख रहे हैं कि क्वालिफाइज के फैक्टर जो हैं वो ज़्यादा हैं और डज़ नॉट क्वालिफाई के कम है। दैट मीन्स ये प्रोजेक्ट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड अनवेटेड या नॉन वेटेड स्कोरिंग मॉडल, सॉरी कह रही हूँ, अनवेटेड 0 to 1 फैक्टर मॉडल, क्योंकि हमने ये जो क्वालिफाई है यस और नो है या 0 और 1 मॉडल है, इसमें कोई हमने वैल्यूज़ असाइन नहीं की, इसमें से इसको हम 0-1 फैक्टर मॉडल कहते हैं। जो नेक्स्ट मॉडल है उसका नाम है अनवेटेड फैक्टर स्कोरिंग मॉडल। अब इसमें डिफरेंस है ये भी अनवेटेड, हम कोई वेट असाइन नहीं करेंगे लेकिन हम स्कोर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल नेक्स्ट जो मॉडल है वो है अनवेटेड स्कोरिंग मॉडल। सॉरी, दिस इज़ अनवेटेड स्कोरिंग मॉडल। अनवेटेड स्कोरिंग मॉडल क्या कहता है? अनवेटेड स्कोरिंग मॉडल कहता है कि ये जो सारे फैक्टर्स हैं जिनके आगे आपने सिर्फ टिक या क्रॉस किया है या आपने इनको 0 और 1 की वैल्यूज़ असाइन की हैं, ये इतना सिंपल नहीं है। आप इन फैक्टर्स को, सपोज ये नो इंक्रीज़ इन कैश एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, ये एक फैक्टर है, आप इसको सेलेक्ट करेंगे और आप इसको सॉरी ये 0-1 नहीं है, ये स्कोरिंग है, ये 0-1 फैक्टर स्कोरिंग मॉडल है। तो हम इसमें ये एक फैक्टर लेंगे और इसको फिर हम स्कोर देते हैं या कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको स्कोर दे सकते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ये एक स्केल हमने बनाया है या इसके लिए स्कोर बनाए हैं। नो इंक्रीज़ इन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, तो नो इंक्रीज़ जो है हम इसको सपोज 1 पे रखते हैं। फिर 2 पे होगा स्लाइट इंक्रीज़ इन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। बाकी सारा मैं यही कॉपी कर लेती हूँ। स्लाइट इंक्रीज़ अगर नहीं है तो ये कंपैरेटिवली स्लाइड से ज़रा लार्जर डिग्री कौन सी होगी, पहले दूसरी एक्सट्रीम लिख लेते हैं। हम इसको कह सकते हैं मेजर इंक्रीज़ इन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अगर हम ये प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें एक मेजर इंक्रीज़ लाना पड़ेगा अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में। और दरमियान वालों में आप इसमें कोई डिग्री थोड़ी सी वेरी कर सकते हैं कि स्लाइड की बजाय माइनर वर्ड यूज़ कर लें। तो ये आपने डिफ़ाइन करना होता है कि हम न्यू प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कितनी ज़्यादा चेंज हो रही हैं। अगर आप आगे बिल्कुल चेंज नहीं हो रही तो आप उसको 1 स्कोर देंगे, और अगर थोड़ी बहुत चेंजेस उसमें आ रही हैं तो आप स्लाइड चेंजेस, माइनर चेंजेस, लार्जर देन माइनर चेंजेस, कुछ भी आप डिग्री असाइन कर सकते हैं। लेकिन मैं सिर्फ कहना ये चाह रही हूँ कि ये एक फैक्टर था जिसको पहले वाले मॉडल में, ये जो फैक्टर मॉडल था 0-1 फैक्टर मॉडल, हमने येस और नो किया था, क्वालिफाइज और डिसक्वालीफाई किया था, 0 और 1 का नंबर दिया था। अब हम उस 0 और 1 की बजाय उसको स्कोर असाइन कर रहे हैं 0 to 5, और उसके बाद हम डिसीजन लेंगे इन मॉडल्स को इसको देख के कि ये क्वालिफाई करता है या नहीं करता। तो उसके बाद जब हम इसका ऐसे वाला टेबल दोबारा बनाएंगे, क्वालिफाइज और डज नॉट क्वालिफाई वाला, तो हम ये टिक क्रॉस की बजाय इसके सामने स्कोर लिखेंगे कि कितना स्कोर है इसका, और फिर अगर क्वालिफाइज का स्कोर ज़्यादा होगा तो हम वो प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, और अगर डज नॉट क्वालिफाई वाले कॉलम में स्कोर ज़्यादा होगा तो हम उसको सिलेक्ट नहीं करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे। या फिर हमने कोई एक मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ स्कोर्स खुद डेवलप किया हुआ होगा और हम कहेंगे कि इस स्कोर से ऊपर जाएंगे तो हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करना है, और अगर नहीं जाएंगे तो हमने प्रोजेक्ट को सिलेक्ट नहीं करना।
लेकिन ये मॉडल ज़्यादा अच्छे समझ तब आएंगे जब आप इससे रिलेटेड कोई एक एग्जांपल जो है वो खुद सॉल्व करेंगे। तो इसमें इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में एग्जांपल्स होंगी, वो अभी मैं आपको इस लेक्चर के बाद बता देती हूँ, जो आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। और जो सबसे थर्ड मॉडल है उसमें डिफरेंस ये है कि ये दोनों अनवेटेड मॉडल्स हैं, अनवेटेड 01 अनवेटेड स्कोरिंग मॉडल, और थर्ड वन इज़ वेटेड स्कोरिंग मॉडल। तो दिस इज़ वेटेड स्कोरिंग मॉडल। इसमें डिफरेंस ये है कि हम इन नंबरिंग के साथ साथ इन फैक्टर्स को वेट भी असाइन करते हैं कि ये फैक्टर कितना ज़्यादा ज़रूरी है या कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। तो इसमें हम ये करेंगे कि ये जो नो एनर्जी रिक्वायरमेंट है, तो इसमें हम ये करते हैं कि जो भी फैक्टर है हम उसको अज्यूम करते हैं कि वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्या एनर्जी रिक्वायरमेंट्स में इंक्रीज़ ना होना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है कि हम एनर्जी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज़ कर सकें। ओके, तो अगर हमारे लिए ये फैक्टर इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट कैसे होगा? इम्पॉर्टेंट ऐसे होगा कि हमारे कंपनी के पास इतनी इन्वेस्टमेंट ही नहीं है कि हम कोई न्यू एनर्जी का प्रोजेक्ट जो है वो लगा सकें, कोई न्यू जनरेटर लगा सकें या कुछ और लगा सकें। अगर वो इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, हम इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, सपोज 80% है। तो ये वेट इस बेस पे असाइन होता है। अब ये परसेंट में भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी वेरी करता है कि वो वेट्स कैसे असाइन करते हैं। पॉइंट्स में भी कर सकते हैं और परसेंट में भी कर सकते हैं। और अगर ये वेट सपोज ये फैक्टर उनके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितनी भी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती हैं कंपनी उसमें इन्वेस्ट कर सकती है ईज़िली, तो इसको वो वेट कम असाइन कर देगी। तो बेसिकली वेट्स असाइन किए जाते हैं, ये फैक्टर है, इसको हमने कर दिया वेट असाइन, तो ये वेटेड स्कोरिंग मॉडल बन जाएगा। और उसके बाद क्या करना होता है, हमने इस वेट को यहाँ से जो भी सिलेक्ट होगा कि इस प्रोजेक्ट की वजह से इसमें अच्छा खासा मेजर चेंज आ रहा है हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट में, तो ये पॉइंट यहाँ से जो स्कोर आएगा वो 5 आएगा, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विद 5, और यहाँ से ये इस फैक्टर की वैल्यू जो है वो आ जाएगी इज़ इक्वल टू 1.0 आएगी ना, तो 1 है। तो यहाँ से हमारे पास इसका स्कोर आ जाएगा। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके पास यहाँ एक्सरसाइज में मौजूद है, हम उसको देखते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, यूज़ अ वेटेड स्कोर मॉडल। वेटेड स्कोर मॉडल हमने यूज़ करना है टू चूज़ बिटवीन द 3 मेथड्स या प्रोजेक्ट्स कह लें। हमारे पास 3 प्रोजेक्ट्स हैं या 3 मेथड्स हैं एक काम करने के, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 एंड मेथड नंबर 3 या ABC। और प्रोजेक्ट क्या है कि हम एक न्यू फर्म एक्वायर करना चाह रहे हैं, और उसको एक्वायर करने के 3 मेथड है कि इस मेथड से भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं। रिलेटिव वेट्स ऑफ ईच क्राइटेरिया आर शोन इन द टेबल। अब ये वो वेट्स हैं जो मैं आपको बता रही थी कि ये कंपनी टू कंपनी वेरी करते हैं। सपोज कंसल्टिंग कॉस्ट कंपनी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसको वेट उन्होंने 20% दिया हुआ है। एक्विजिशन टाइम को 20% वेट दिया हुआ है। तो बेसिकली ये वेट्स को डिवाइड किया हुआ है बिटवीन डिफरेंट फैक्टर्स। उसके बाद ये स्कोर्स हैं, जैसे स्कोरिंग कैसे करते हैं, कंसल्टिंग फ़ीस 0 से 5 तक या 1 to 5 तक हमने इसका स्केल बनाया होगा, और वहाँ से ये स्कोर्स वहाँ से आए हैं। जैसे मैंने अभी इस एग्जांपल में आपको स्कोरिंग करके दिखाई है कि 1 to 5 तक हम स्कोरिंग कैसे देते हैं। तो वहाँ से अगर 1 सिलेक्ट हुआ है तो ये 1 वहाँ से आया है। अगर किसी कंपनी ने या किसी मेथड में उसकी वैल्यू 2 है, मतलब कि स्लाइट इंक्रीज़ इन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हो रही है, तो हम वहाँ पे 2 लिख देंगे। तो आई होप ये स्कोरिंग और वेट दोनों आपको समझ आ गए होंगे। तो अब इसमें डिसीजन कैसे लेते हैं, इसमें डिसीजन ये लेते हैं कि इस वेट को हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं विद स्कोर। इसी तरह एक्विजिशन टाइम के वेट को मल्टीप्लाई कर देंगे विद स्कोर, और जो भी वैल्यूज़ आएगी उसको मेथड ए के नीचे, बी के नीचे, सी के नीचे लिखते जाएंगे।
जिस मेथड की स्कोरिंग या आंसर यहाँ कैलकुलेट होके ज़्यादा बड़ा आएगा या लार्जर होगा, उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे और बाकी प्रोजेक्ट्स को हम इग्नोर कर देंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो हम इससे रिलेटेड मज़ीद डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों ने ये करना है कि आज की क्लास के बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हुए थे। 5 प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स का सिंपल सा फार्मूला है NPV डिवाइडेड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 तक आपने क्वेश्चन 9 भी नहीं बल्कि 10 भी कर लें। तो नेक्स्ट क्लास के लिए आपने ये 10 क्वेश्चंस जो हैं ये सॉल्व करने हैं। इससे आपके ये जो मॉडल्स हैं ये क्लियर हो जाएंगे। जो भी आपका क्वेश्चन होगा वो रिजॉल्व हो जाएगा जब आप एक दफ़ा ये मॉडल्स या इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। तो आपका होमवर्क कल की क्लास के लिए ये है। कल क्लास नहीं है, नेक्स्ट वीक में आप लोगों की क्लास होगी। लेकिन खैर एनी हाउ, जब भी आपकी क्लास हो आप मुझे संडे तक, आज है थर्सडे, संडे तक आपने मुझे ये 4 क्वेश्चंस 6 से लेके 10 तक 4 क्वेश्चन बनते हैं, 6, 7, 8, 9 और 10। 6, 7 और 8, 9, 10 जो भी क्वेश्चन जितने भी बनते हैं 10 तक आपने मुझे क्वेश्चंस कंप्लीट करके भेजने हैं संडे के दिन तक, मंडे से पहले। ठीक है, तो ये आप लोगों की असाइनमेंट है और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।